हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल में टेक्निकल एपीएच क्लास में स्वागत है। हम फीटर थ्योरी का फुल कोर्स 51 घंटे में पढ़ा रहे हैं। ये मेरा दूसरा लेक्चर है और इससे पहले एक लेक्चर पूरा हो चुका है। आप लोग से रिक्वेस्ट है उस लेक्चर को देखिए, पूरा वीडियो आपको समझ के आएगा। पहला नंबर हमने इसलिए लिख लिया है कि मुझे 51 घंटों में कोर्स को पूरा करना है, इसलिए इसमें समय लगता है। पहला आदेशात्मक चिन्ह जो होता है, इसका आकार जो होता है गोलाकार होता है, रंग जो होता है वो नीला होता है। देखिए, जहाँ तक मेरे पास जो कलर उपलब्ध था उसी कलर से मैं लिखा हूँ, जो कलर उपलब्ध नहीं था मैं नहीं कर पाया हूँ। चिन्ह इसका सफ़ेद होता है। तो आदेशात्मक चिन्ह जो होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है ना। उसका चिन्ह जो होता है, उसका रंग जो होता है नीला होता है। देखिए, चलिए हम नीला बना भी दे रहे हैं। उसका गोलाकार होता है नीला, उसके बीच का सफ़ेद होता है। अब देखिए, इसमें जो सफ़ेद होता है, इसमें चिन्ह होता है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मान लीजिए किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो उस कंपनी में हेलमेट लगाना है आपको। बिना हेलमेट लगाए आप कहीं जाते हैं, कहीं नट गिर गया, रिंग गिर गया, कुछ भी गिर जाए तो आपके सर पर चोट लग सकती है। इसलिए आपको ये करना पड़ता है। निर्देश चिन्ह इसका आकार गोलाकार होता है तथा बॉर्डर तथा क्रॉस बार जो होता है लाल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा, इसमें जो होता है जैसे कि आप धूम्रपान हो गया, ये सब मना होता है करने के लिए, तो वहाँ सिग्नल बने होते हैं कि आप जा रहे हैं, तो देखे होंगे गोल सा बना होगा, सिगरेट बना होगा, उस पर लाल पट्टी बनी होगी। तो इसीलिए बॉर्डर तथा क्रॉस बार पर लाल रंग बना होता है। क्वेश्चन यही पूछेगा, निषेध चिन्ह में बॉर्डर तथा क्रॉस बार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है, ठीक है ना दोस्तों। चेतावनी चिन्ह देखो, आकार इसका गोल होता है, ठीक है। उसके बाद गोल होता है, उसके बाद चेतावनी चिन्ह इसका त्रिभुजाकार होता है, ठीक है। इसका रंग क्या होता है, पीला होता है। बॉर्डर व चिन्ह काला होता है, ठीक है ना। यही पूछते ये चिन्ह, सबको पता भी रहता है लमसम में, इसलिए मैंने, मगर फुल कोर्स करा रहे हैं तो कराना भी जरूरी है। सूचना चिन्ह, तो ये सूचना चिन्ह जो होता है वर्गाकार होता है, बैकग्राउंड जो होता है हरा होता है और चिन्ह सफ़ेद होता है। सूचना चिन्ह प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये वर्गाकार होता है। ये वर्गाकार होने के बाद इसमें देखिए डॉक्टर को जो सिग्नल होता है, इस तरह ये, फिर ये हरे कलर का होता है और बाकी बीच में ये सफ़ेद होता है। इसीलिए क्या है, बैकग्राउंड जो होता है हरा होता है और चिन्ह जो होता है वो अंदर सफ़ेद होता है। दोस्तों, अब इसके आगे चलते हैं हम लोग। अगला जो है आप लोग नोट कर लिए, एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। इससे पहले हमने पहला लेक्चर दे चुके हैं, ये मेरा दूसरा लेक्चर है। आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करिए, उससे मोटिवेशन मिलता है। और इसमें कृत्रिम श्वसन श्वास विधि, अब दूसरा नंबर पर इसके आते हैं, कृत्रिम श्वास विधि। भैया इसको भी इसने 3 भागों में बांटा है, बता दे रहे हैं आपको। पहला नंबर शेपर विधि, दूसरा नंबर सिल्वेस्टर विधि, तीसरा नंबर लाबोर्ड विधि। अब इसको समझ लीजिए पहले। शेपर विधि में क्या होता है, यदि कोई कारीगर वर्कशॉप में काम कर रहा है और अचानक से वो बेहोश हो जाता है, चाहे उसको चोट लग जाती है, यदि कहीं गिर जाता है, तो उसको 10-15 मिनट कोई उपचार किया जा सकता है। इसलिए इसी विधि को, कृत्रिम श्वास विधि को ही शेपर विधि दिया गया, सिल्वेस्टर विधि दिया गया, लाबोर्ड विधि दिया। इसमें क्या होता है, अभी आते हैं शेपर विधि में।
सेपर विधि में, ठीक है ना सर। इस विधि में रोगी को इस विधि में रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है, ठीक है ना। इस विधि में रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। पेट के बल लिटाने के बाद उसको 1 मिनट में 10 से 12 बार पीठ को दबाया जाता है। बात समझिएगा मैं क्यों लिखवा रहा हूँ। सेपर विधि में, इस विधि में रोगी को पेट के बल लिटाया जाता है। 1 मिनट में 10 से 12 बार उसके पीठ को दबाया जाता है। पीठ को मतलब पूरे शरीर को, पीठ की बात नहीं कर रहा हूँ। पीठ जो इसके पीछे जो होता है ये पीठ, और पीठ के आगे जो सीना होता है जिससे दाबने पसीना का जो पंप होता है, हो सकता है कि आप उसको झटका लग गया, उसकी सांसें रुक गई हो, तो उसको आप दाबेंगे 1 मिनट में 10 11 बार 12 बार दाबेंगे तो हो सकता है उसका पंप स्टार्ट हो जाए और जीवित रहे। ऐसा लमसम 10 मिनट 12 मिनट यदि 15 मिनट का आप लोग करते हैं, यदि नहीं हो सकता है तो समझो वो अब वो वापस नहीं आएगा, ठीक है ना। अब अगला देखते हैं, दूसरा देखते हैं। यहाँ पर पहला नंबर हो गया है, अब दूसरा नंबर देखते हैं यहाँ पर। चलिए इसको मिटा लेते हैं, जब तक नोट पॉइंट कर लीजिए। चलिए यहीं पे लिख लेते हैं इसको भी। इस विधि में जानते हैं ना। अब दूसरा नंबर है सिल्वेस्टर विधि। इस विधि में क्या होता है, इस विधि में इसके अपोजिट हो जाता है। अपोजिट का मतलब इसमें पेट के बल लिटाया जाता है, ठीक है ना, और इसमें पीठ के बल लिटाया जाएगा। रोगी को पीठ के बल लिटाया जाता है, ठीक है ना। सीने को 1 मिनट में 10 से 12 बार दबाया जाता है। देखिए जिस तरह का दे रहा है ना उस तरह कोई देगा नहीं। किताब में पढ़ेंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि सेपर विधि में क्या होता है और सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, लाबोट विधि में क्या होता है। मैंने सीधे सीधे जो प्रश्न पूछे जाते हैं पेपर में वो हम आपको बता दे रहे हैं कि यही सिल्वेस्टर विधि पूछेगा, यही पूछ देगा पेपर में 10 से 12 बार। कोई बता नहीं पाएगा जल्दी, बहुत गहरा अध्ययन किया होगा वही बता पाएगा। अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, लास्ट बचा हुआ हमारा लाबोट विधि। तीसरा नंबर लाबोट विधि। पहले समझ लीजिए लाबोट विधि होती क्या है। इसमें रोगी को मान लीजिए झटका लगा और वो बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो रोगी के जो मुंह में है वो जब देखा जाता फूका जाता है दम लगाकर,
और जब तक फूका जाता है, जब वो फूक मारो फिर मुंह हटा लिया जाता है, जब तक उसकी सांस बाहर ना आ जाए। फिर ऐसे ही करते करते 10 से 12 बार किया जाता है, जब तक उसका पोजीशन जीने लायक नहीं हो जाता है, जीवित नहीं हो जाता है, जीने लायक नहीं रहता, तब तक ये प्रोसेस किया जाता है। तो इसमें लिखिए, रोगी के मुंह में फूक मारी जाती है। ठीक है ना। अब पूछ देगा, लाबोर्ड विधि में दे देगा, रोगी के मुंह में से फूंक मारी जाती है, कुछ और ऑप्शन में दे देगा, तो आप लोग को पता नहीं होगा। मैं अब इसमें पता चल गया, रोगी के मुंह में फूंक मारी जाती है। यदि रोगी बेहोश हो गया है उस अवस्था में, तो उसको जब फूंक मारेंगे तो हो सकता है संभवतः वो जीवित हो जाए, ये भी हो सकता है ना जिए, मगर संभावना इतना प्रोसेस, यदि आप किसी वर्कशॉप में काम कर रहे हैं तो इतना आपको नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, मोटिवेशन मिलेगा तभी मैं अगला वीडियो बना पाऊंगा। और देखिए इसको मैंने कितना शॉर्ट में पढ़ाया, आप इसको पढ़ने के लिए, मतलब मैं सबको तो नहीं, मगर 70% बच्चे इस चैप्टर को बहुत हल्के में लेते हैं और इसका मतलब इसको समझ नहीं पाते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन उठता है।